फिल्म की शुरुआत एक अजीब और स्वप्न जैसे दृश्य से होती है, जब एक नाजुक सा बुलबुला हवा में तैरता हुआ आता है और जायंग के माथे पर फूट जाता है, जिससे वो अचानक नींद से जाग जाती है। डरावनी आवाजों से आकर्षित होकर वो अपने कमरे के बाहर झांकती है और अपनी बहन इन यंग को धीरे धीरे लंगड़ाते हुए गलियारे में गोल गोल घूमते हुए देखती है। जायंग उसका नाम पुकारती है, लेकिन तभी एक गुड़िया रहस्यमय तरीके से उसके कमरे में गिरती है और दरवाजे के पास से बाहर खिसक जाती है। बेचैनी बढ़ती है और जायंग सावधानी से गलियारे में कदम रखती है ताकि इन यंग को ढूंढ सके। तभी उसे सोफे के नीचे वही गुड़िया पड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकती है, गुड़िया अचानक नीचे खींच ली जाती है, जिससे वो घबरा जाती है। वो डरते हुए नीचे झांकती है। तभी उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है जब इन यंग अचानक सोफे के नीचे से बाहर निकलती है और डरावने चेहरे के साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। इससे पहले कि जायंग कुछ समझ पाती, इन यंग उसका गला पकड़ लेती है और असामान्य ताकत से उसका दम घोंटने लगती है। साथ ही एक खौफनाक और शैतानी हंसी हंसती है। अचानक जायंग की सौतेली बहन सियोवू उसे झकझोर कर जगा देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। जायंग अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो कॉल में शामिल होती है, जहां गीहो सभी को $50,000 के एक वीडियो प्रतियोगिता की याद दिलाता है। गीहो एक अनुष्ठान का वीडियो दिखाता है जिसमें दावा किया जाता है कि यह भविष्य की घटनाओं को दिखा सकता है। हालांकि मी योन इसे झूठा बताती है, लेकिन गीहो जोर देकर कहता है कि वे इस पर एक डरावनी कहानी बनाएंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि कैसे स्कूल के छात्र इस अनुष्ठान के बाद गायब हो जाते हैं। सभी गीहो की योजना से सहमत हो जाते हैं और वो सुझाव देता है कि वे शनिवार को मिले। जायंग पूछती है कि क्या इसमें भाग लेने के लिए 6 लोगों की जरूरत नहीं होती। इस पर गीहो मजाक में कहता है, क्या किसी को कोई इतना बेवकूफ पता है जो हमारे साथ शामिल हो सके। जायंग अलग जाकर अपनी सौतेली बहन सियोवू से बात करती है, उसे इस मजेदार योजना के बारे में बताती है और उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। कुछ समय बाद जायंग वापस समूह के पास आती है और बताती है कि सियोवू भी इसमें शामिल हो गई है। शनिवार को सभी मिलते हैं और शूटिंग स्थान पर जाने से पहले एक समूह फोटो लेते हैं। जैसे ही वे निकलने की तैयारी करते हैं, जायंग आईने में एक लड़की को देखती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। आखिरकार समूह उस इमारत के तहखाने में बने एक डरावने कमरे में प्रवेश करता है। डोंग उत्सुकता से पूछता है कि ये खंभे किस लिए हैं, और गीहो अंदाजा लगाता है कि शायद इनका इस्तेमाल पानी के स्तर को मापने के लिए किया जाता था। तभी गीहो की नजर कमरे के बीच में रखे काले पानी से भरे एक टब पर पड़ती है और वो बताता है कि ये पानी अनुष्ठान के लिए बहुत जरूरी है। वो आगे बताता है कि जापानी शासन के दौरान ये जलाशय उत्तरी शहर का सारा पानी संभालता था। समय के साथ जल आत्माएं और भटकती आत्माएं इसमें खिंचकर नीचे फंस गईं। जब सियोवू पूछती है कि यह कितना गहरा है, तो वो कहता है कि आत्माएं इतनी घनी हैं कि वे रोशनी को सोख लेती हैं, जिससे ये अंतहीन गहराई जैसा लगता है, जबकि वास्तव में यह उथला है। समूह पूछता है कि अब आगे क्या करना है, तो गीहो उन्हें एक कागज लेने और उस पर वे सवाल लिखने के लिए कहता है जो वे हमेशा आत्माओं से पूछना चाहते थे। जायंग पूछती है कि क्या वे सच में इस अनुष्ठान को करके देखें। सभी उसकी ओर देखते हैं, लेकिन वो जिद करती है कि उन्हें एक बार सच में कोशिश करनी चाहिए, और अगर कुछ नहीं होता तो वे गीहो के तरीके पर लौट आएंगे। गीहो कुछ देर सोचता है और मान जाता है कि अगर यह सच में काम कर गया तो उनकी वीडियो का स्तर बिल्कुल अलग हो जाएगा। जब वो बाकी लोगों से पूछता है तो सियोवू कहती है कि वो तैयार है। गीहो फिर पूछता है कि अनुष्ठान के लिए माध्यम कौन बनेगा, और सियोवू खुद आगे आकर कहती है कि वह ये करेगी। इसके बाद सभी चुपचाप अपने अपने कागज पर सवाल लिखते हैं। जायंग धीरे से सियोवू से कहती है कि अगर वो डर रही है तो उसे ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सियोवू कहती है कि वो ये करना चाहती है। जैसे ही सियोवू अपना सवाल लिखना शुरू करती है, जायंग उसके पैर में एक पायल बांध देती है। हैरान होकर सियोवू कहती है कि ये पहली बार है जब उसने उसे कोई उपहार दिया है, और वह उसे प्यार से गले लगा लेती है। गीहो फिर सभी को अनुष्ठान के नियम समझाता है। हर व्यक्ति को अपने कटोरे में आत्माओं से भरा पानी लेना होगा और तारे के एक एक कोने पर बैठना होगा। बीच में माध्यम खड़ा रहेगा जिसका चेहरा पूरी तरह ढका होगा। सवाल पूछने वाले अपने कटोरे के पास एक मोमबत्ती जलाएंगे और अपने लिखे हुए सवालों को उल्टा करके पानी में रखेंगे। गीहो बताता है कि अनुष्ठान शुरू करने के लिए माध्यम को नंगे पैर उस पानी में कदम रखना होगा और इसे खत्म करने के लिए पहले कहना होगा, कृपया चले जाएं।
फिर माध्यम के सिर से थैला हटाना होगा और सभी को उसी क्रम में बाहर निकलना होगा जिस क्रम में उन्हें अपने उत्तर मिले। समूह तनाव भरी खामोशी में बैठा रहता है, सीओ वू के वश में आने का इंतजार करता है, लेकिन कई मिनट बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। माहौल भारी हो जाता है और धीरे धीरे सब ऊबने लगते हैं। तभी जायंग देखती है कि सीओ वू के सिर के ऊपर एक बुलबुला तैर रहा है और वो घबराकर पूछती है कि क्या किसी और को भी यह दिखाई दे रहा है। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही कमरे में जोर जोर की धमक की आवाजें गूंजने लगती हैं, जिससे सभी चौंक जाते हैं। अचानक सीओ वू का हाथ उठता है और फिर वो घुटनों के बल गिर जाती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है, जैसा होना संभव नहीं है। फिर वो सीधी खड़ी हो जाती है, अपना दूसरा हाथ उठाती है और अपने चेहरे पर बंधा थैला फाड़ देती है, जिससे उसकी आंखें दिखाई देती हैं, जो अब पूरी तरह किसी आत्मा के वश में है। इसके बाद सीओ वू हंसना शुरू करती है, पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से, और उसका हाथ धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूमने लगता है। अंत में उसका हाथ रुकता है और सीधे मी योन की ओर इशारा करता है। मी योन अपने कागज की ओर देखती है और उस पर एक शब्द बनता हुआ दिखाई देता है, गलत। गीहो की आंखें फैल जाती हैं जब सीओ वू का हाथ उसकी ओर मुड़ता है और उसके कागज पर सही शब्द उभर आता है। बाकी सभी हैरानी से देखते रहते हैं जब उसकी उंगली फिर से हिलती है, इस बार ये यून की ओर, जिसके कागज पर अब फूल लिखा होता है। डोंग हिचकिचाते हुए अपने कागज की ओर देखता है और उसकी आंखों के सामने सही शब्द फैल जाता है। अंत में सीओ वू की कांपती हुई उंगली जायंग की ओर इशारा करती है और जब वो नीचे देखती है तो उसके कागज पर भी सही लिखा होता है। अचानक सीओ वू आगे की ओर गिर जाती है और गहरी अस्वाभाविक आवाज में 662 से गिनती शुरू करती है, जब तक कि वो 666 तक नहीं पहुंच जाती और जायंग की आंखों में घूरने लगती है। फिर वो अचानक जायंग पर झपटती है, उसकी हरकतें बेकाबू होती हैं और उसके साथ एक भयानक गले से निकलने वाली गुर्राहट होती है, जो इंसानी आवाज जैसी बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसका पैर कहीं अटका हुआ है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है, लेकिन गीहो तुरंत अपने यंत्र को रात्रि दृश्य पर कर देता है और देखता है कि सीओ वू पानी में धीरे धीरे गोल गोल घूमते हुए लंगड़ा रही है। फिर रोशनी तेजी से झिलमिलाने लगती है और जायंग जम जाती है जब उसे एहसास होता है कि सीओ वू ठीक वैसे ही चल रही है जैसे इन यंग उसके सपने में चल रही थीं। डर के मारे सभी लोग आगे बढ़ते हैं और सीओ वू को पानी से बाहर खींच लेते हैं और जायंग उसका चेहरा ढकने वाला आवरण हटा देती है। वे सभी उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी वे सीओ वू के पैर पर एक निशान देखते हैं और ये युन मदद के लिए बुलाने की जिद करती है, लेकिन गीहो उसी समय प्रारंभिक दृश्य को साझा करने लगता है, ये कहते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना डरावना दृश्य कैद कर पाएगा। डोंग गुस्से में फट पड़ता है और गीहो को स्वार्थी कहता है कि उसे सीओ वू की हालत से ज्यादा अपनी दृश्य सामग्री की चिंता है। तभी ये युन को एहसास होता है कि यहां कोई संकेत नहीं है और गीहो हैरान होकर कहता है कि अभी कुछ ही देर पहले तो सब ठीक था। वे सभी दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन वो दरवाजा हिलता तक नहीं, मानो कसकर बंद हो। डोंग अपना डंडा उठाता है और उससे कुंडी पर जोर से वार करता है, उसे तोड़ देता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। इसी बीच कमरे में एक गहरी और विकृत फुसफुसाहट फैलने लगती है। मी योन धीरे धीरे अपना सिर झुकाती है और देखती है कि उसके ठीक ऊपर एक डरावनी दानवी शक्ति मंडरा रही है। वो अपने पंजों जैसे हाथों से उसका मुंह खोल देती है और जबरदस्ती उसके भीतर समा जाती है, जिससे मी योन कांपने लगती है और बिल्कुल स्थिर हो जाती है। बाकी सभी उसे ध्यान से देखते हैं जब मी योन बोलने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें यहां से निकलना होगा। जब ये युन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो मी योन अचानक अपना सिर नीचे झुका लेती है। कुछ पल बाद वो सिर उठाती है, उनकी आंखों में देखती है और कहती है कि वो ठीक है। गीहो अपना यंत्र निकालता है और देखता है कि संकेत वापस आ गया है, लेकिन जैसे ही वे मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, वो अचानक फिर से टूट जाता है। इस बीच मी योन बार बार कहती रहती है कि वो ठीक है, लेकिन अचानक उसका सिर फिर से नीचे गिर जाता है। डोंग आगे बढ़कर उसे देखने जाता है, लेकिन वो चिल्लाकर कहती है कि वो ठीक है और फिर दरवाजे की ओर भागती है और अपना सिर जोर जोर से उस पर मारने लगती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और मी योन के माथे से खून बहने लगता है, जिससे डोंग और जायंग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वो अचानक रुक जाती है, मुड़ती है और चुपचाप टूटे हुए डंडे को उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उन्हें यहां से निकलना होगा,
और फिर बाकी लोगों की ओर देखकर जोर देती है कि उन्हें उसे मारना होगा। सियोवू की ओर देखते हुए वो बार बार कहती है, उन्हें उसे मारना होगा। डोंग उसे डंडा नीचे रखने को कहता है, लेकिन वो वही बात दोहराती रहती है और अचानक सीधी होकर सियोवू पर हमला करने के लिए डंडा उठाकर झपटती है, लेकिन डोंग और बाकी लोग मिलकर उससे डंडा छीन लेते हैं। मियोन गीहो को धक्का देकर दूर फेंक देती है और उस पर गुर्राती है, और जब वो फिर से सियोवू पर हमला करने बढ़ती है तो जायंग उसका रास्ता रोक लेती है। कड़वी हंसी के साथ मियोन कहती है कि वो उसकी असली बहन भी नहीं है, और तभी गीहो डंडा उसकी पीठ में घोंप देता है, जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। डोंग और येयुन तुरंत मियोन के पास भागते हैं और डोंग गीहो से पूछता है कि उसने अभी क्या किया, जिससे गीहो जैसे होश में आता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है जब वो मियोन को जमीन पर निर्जीव पड़ा देखता है। तभी जायंग को एक आवाज सुनाई देती है, और जब वो मुड़कर देखती है तो उसे इन यंग वहां बैठी दिखाई देती है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। डोंग मियोन की जैकेट में रखा उसका कागज ढूंढ लेता है और उसे पढ़ता है। ऑब्जेक्टिव से ये यून गीहो को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि यह एक दुर्घटना थी। डोंग इसे हत्या कहता है, लेकिन गीहो पूछता है कि वो सियोवू को बचाने के लिए मियोन को क्यों मारेगा। डोंग जवाब देता है, शायद वो ऐसा करना चाहता था, और उसे मियोन का सवाल दिखाता है, क्या मैं गीहो से बच पाऊंगी? एक पुराने दृश्य में यह सामने आता है कि गीहो को पता चल गया था कि मियोन का अपने शिक्षक के साथ अवैध संबंध था, जिससे उसके ऊंचे अंक आने का कारण समझ में आता है। उसने उनका दृश्य रिकॉर्ड कर लिया था और उसी के आधार पर वो उसे धमका रहा था। मियोन विनती करती है कि अगर वो दृश्य बाहर आ गया तो उसे सियोल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कभी प्रवेश नहीं मिलेगा, लेकिन गीहो ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसे पहले यह सोच लेना चाहिए था, और वो कल की परीक्षा के लिए उसी पर निर्भर है। हताश और परेशान होकर मियोन उसे धमकी देती है कि वो उसके गुप्त निगरानी यंत्र वाले खाते का राज सबके सामने खोल देगी।